हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बैंक जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिख कर उन्हें देख रहे होंगे। ठीक, चलिए इसका पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देख लेंगे कि महामंदी एक्चुअली में होती क्या है, आखिर महामंदी का मतलब क्या होता है। तो महामंदी का प्रारंभ हुआ था आपका 1929 में, 1929 में आपकी महामंदी आई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। देखिए महामंदी बेसिकली होती ये है कि जब आपके जो भी आपका उत्पादन हो रहा है या जो भी वस्तु है उसके जो मूल्य होते हैं वो बहुत गिर जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। वैसे मंदी कहते हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़े स्तर पर आती है तब हम इसे महामंदी कहते हैं। जैसे महंगाई क्या होती है, जब वस्तु के जो मूल्य हैं वो बढ़ जाते हैं तब उसे महंगाई कहते हैं, और उसी तरीके से जब वस्तुओं के मूल्य बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तब हम उसे मंदी कहते हैं, और जब ये मंदी एक बहुत बड़े स्तर पर आती है तब उसे क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए महामंदी आने के पीछे कारण क्या हो सकता है। जैसे महंगाई कब बढ़ती है, अगर हम देखें फॉर उदाहरण के लिए, महंगाई कब बढ़ेगी, महंगाई जब बढ़ती है या तो आपका जो बाज़ार है वहाँ पे सामान की कमी हो जाए। अगर सामान कम हो गया है तो क्या होता है, सामान के जो मूल्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमने कोविड के दौरान देखा, मार्केट में क्या हुआ था, सामान बहुत कम हो गया था, चीज़ें आ नहीं रही थी पीछे से, तो चीज़ें क्या हो गई थी, महंगी हो गई थी। तो दूसरी तरफ वहीं मंदी के केस में क्या होगा, या मंदी की स्थिति में क्या होगा, मार्केट में या बाज़ार में आपका सामान क्या है, भर भर के है, इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गेहूं इतना ज़्यादा आपका उत्पादित हो गया है कि पूरा भरा हुआ है बाज़ार में, तो उसके मूल्य क्या हो गए, कम हो गए। तो ये आपकी होती है महामंदी। और कारण क्या है, जब चीज़ जो भी आपकी वस्तु है उसका उत्पादन बहुलता में हो गया, अधिकता में जब उत्पादन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसके प्राइस, उसके मूल्य कम हो जाएंगे, और क्या स्थिति आ जाएगी, मंदी की स्थिति आ जाएगी। और ऐसी ही एक बड़ी स्थिति आई थी आपकी 1929 में, जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। ठीक है, पूरा जो अमेरिका था, अमेरिका के जो बैंक थे, इसका स्टॉक मार्केट था, वो सब क्या हुआ था, ढह गया था, ढल गया था। ठीक है, और उसके पीछे कारण यही था कि जो भी वस्तुएं थी उनके मूल्य बहुत कम हो गए थे, मार्केट में इतना ज़्यादा आपका जो है उत्पादन पहुंच गया कि उसके मूल्य कम हो गए। कारण एक और था, देखिए महामंदी आने का एक और कारण क्या था, औद्योगिक क्रांति चल पड़ी थी। हमने देखा इसके पहले क्या है, औद्योगिक क्रांति आ गई है अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी। जब औद्योगिक क्रांति आ गई, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई, तो जो अब आपका उत्पादन था वो बहुत बढ़ गया, तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, चीज़ें ज़्यादा आ गई, तो फिर आपकी महामंदी आई। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक, इसका ऑप्शन ए वॉशिंगटन, बी जिनेवा, ग में दिया हुआ है न्यूयॉर्क, या फिर ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर है आपका न्यूयॉर्क, जो कि आपके अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के में एक आपका शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक, अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। और ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक आपका अंतर सरकारी संगठन है, यानी बहुत सारे देशों की सरकारें जब साथ में आई और उन्होंने एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, तब वो क्या नाम दिया गया, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया गया।
अब इसके बनने के पीछे कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा ख़त्म होता है 1945 में, उसके बाद पूरा जो विश्व है वह बुरी तरीके से परेशान है। पूरी विश्व की जो शांति है वो बुरी तरीके से भंग हो चुकी है। सारा विश्व में, पूरे विश्व में गरीबी, बेरोजगारी और पूरी शांति जो है विश्व की वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस संगठन को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था कि विश्व में शांति लाई जा सके, विश्व में युद्ध के दौरान जो मानवाधिकारों का हनन हुआ है, लोगों की जो बुरी तरीके से हानि हुई है, उसको हम रोक सकें और उसके जो परिणाम हुए हैं उनसे लोगों को बाहर निकाल सकें। तो इसलिए यह एक संगठन बनाया गया जिसमें सारे देश, कई सारे देश साथ में आए और उन्होंने कहा बहुत युद्ध हो गया, अब हमें युद्ध को रोक करके क्या करना चाहिए, शांति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में भी कोई और युद्ध ना किया जाए। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना का दिन भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे अभी मुख्यालय पूछा गया है, कभी आपसे स्थापना का वर्ष भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है वॉशिंगटन, दो और आपके संगठन है, एक तो आपका विश्व बैंक, एक संगठन है आपका विश्व बैंक और दूसरा संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों भी अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो आपका है विश्व बैंक और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों का जो मुख्यालय है ये है आपका वॉशिंगटन में, और वॉशिंगटन भी आपका कहाँ पर है, यूएसए में है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। वॉशिंगटन भी कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। और वॉशिंगटन में क्या है, दो और मुख्यालय, दो और संस्थानों के मुख्यालय हैं, पहला विश्व बैंक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्हें क्या कहते हैं, इन दोनों संस्थानों को हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड्स या ब्रिटेन वुड्स आपके संस्थान, ब्रिटेन वुड्स संगठन या ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं, क्योंकि 1944 में ब्रिटेन वुड्स, जो कि अगेन आपकी दोबारा से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ही एक जगह है, वहाँ पर एक समझौता हुआ था, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी और उस सम्मेलन के दौरान ही इन दोनों संगठनों को अस्तित्व मिला था, जिस वजह से इन दोनों संस्थानों को हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहते हैं। कब अस्तित्व में आए, 1944 में अस्तित्व में आए। इनका काम क्या था, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का काम शांति स्थापित करना है, इनका काम था कि देशों को कर्ज दिया जाए, सस्ती दरों पर देशों को कर्ज दिया जाए। क्यों दिया जाए, क्योंकि जिससे कि देश आगे बढ़ सकें, विकसित हो सकें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इतनी बातें ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, 24 अक्टूबर 1945 को। कैसा संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। क्यों बनाया गया था, विश्व में शांति लाने के लिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए। फिर हमने क्या देखा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ठीक है, फिर हमने दूसरा ऑप्शन उठाया अपना वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में क्या है, दो और संस्थान है, नंबर 1 विश्व बैंक और नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों संगठन कब बने थे, ये संस्थान कब बने थे, 1944 में बने थे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहते हैं। क्यों ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहते हैं, क्योंकि ये यूएसए का जो शहर है ब्रिटेन वुड्स, वहाँ पर अस्तित्व में आए थे। कब, 1944 में। क्या उद्देश्य था, देशों को, विभिन्न देशों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराना। ठीक, इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी ये पूछा गया है, कभी दूसरा और पूछा जा सकता है। जिनेवा और ऑस्ट्रिया ये आपके कहाँ पर है, ये यूरोप के आपके शहर हैं। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया वियना में है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका सवाल आ रहा है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है।
अभी इसके पहले जो हमने देखे वो एक एक नंबर के प्रश्न थे। अब आपका ये प्रश्न है 2 अंक का, 2 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। तो आयात शुल्क को समझने से पहले आयात को ही समझ लेते हैं। आयात क्या होता है, किसी दूसरी जगह से सामान को अपने यहाँ मंगाना, वो क्या होता है, आयात होता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए ये पेन हमारे यहाँ नहीं उत्पादन हो पाता इस पेन का, या फिर गेहूं का अगर हमारे यहाँ नहीं उत्पादन हो पाता, और गेहूं सबको क्या चाहिए, खाने के लिए सबको गेहूं चाहिए भाई, सब अनाज खाते हैं। तो उस गेहूं को हमें दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा, अमेरिका से मंगा सकते हैं, चाइना से मंगा सकते हैं। तो जब वहाँ से हम सामान मंगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। और जब भेजते हैं अपने यहाँ से सामान किसी दूसरे के यहाँ भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमसे पूछा गया है आयात शुल्क। तो आयात शुल्क क्या होता है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर। आपसे फीस ली जाती है, शुल्क लिया जाता है, आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, आपसे शुल्क लिया जाता है। उसी तरीके से अगर किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उस पर जो शुल्क लगता है उसे क्या बोलते हैं, आयात शुल्क बोलते हैं। और यह शुल्क कहाँ लगेगा, यह कर या शुल्क कहाँ लगता है, यह उस जगह पर लगता है जहाँ से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी कि सीमा पर। ठीक, बांग्लादेश से अगर कोई सामान हमारे यहाँ आ रहा है तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहीं से सामान प्रवेश करेगा। चाहे तो सामान आपका रेल से आ सकता है, जहाज से आ सकता है, आपका हवाई जहाज से आ सकता है, किसी भी माध्यम से आ सकता है, बस से आ सकता है, किसी भी माध्यम से आ सकता है। जैसे ही वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर प्रवेश करेगा सामान, वहीं पर क्या लग जाएगा, उस पर शुल्क लग जाएगा, कर लग जाएगा उस सामान पर। और ऐसे शुल्क या कर को हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। क्लियर हो गया। कहाँ लगेगा, सीमा पर, जैसे बंदरगाह जो आपके समुद्र में है, हवाई अड्डों पर लग सकता है। इस तरीके का आपका क्या होता है, ये आयात शुल्क होता है। ठीक है, चलिए, ये 2 नंबर का था इसलिए हम इतना लिखेंगे तो काफ़ी है हमारे लिए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर अपने। फिर से ये आपका प्रश्न है 2 नंबर का, 2 अंक का। आपसे पूछा गया है इसमें भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको सिर्फ एक परिभाषा लिखनी है कि आप भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या समझते हो। ठीक, चलो आगे चले, देखते हैं क्या होता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना भूमंडलीकरण कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ का सामान अमेरिका भी जा सके, हमारे यहाँ का सामान चाइना भी जा सके। हम लोग सब चीन के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किस वजह से संभव हो पाया है, भूमंडलीकरण की वजह से या वैश्वीकरण की वजह से ही संभव हो पाया है। तो वैश्वीकरण क्या है कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है या फिर एक देश की अर्थव्यवस्था बहुत सारे अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। यह कब हो पाता है, यह तब हो पाता है जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश के लिए खोल के रखता है, यानी कि ओपन रखता है। ठीक है, तब ये आपका संभव हो पाता है। तो भूमंडलीकरण समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जब एक देश की अर्थव्यवस्था या तो किसी दूसरे देश से या फिर बहुत सारे और अन्य देशों से जुड़ी हुई होती है।
वस्तुओं का आदान प्रदान आयात निर्यात हो रहा होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। क्या भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण आज की घटना है, आज ही होना शुरू हुआ है? नहीं, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण पुरातन समय से चली आ रही है। हमारे पास उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग सब जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे यहाँ से सामान, भारत से सामान कहाँ जाता था, मेसोपोटामिया जाया करता था। ठीक है, सुमेरु में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पे जाता था और वहाँ से सामान हमारे यहाँ आता था। तो इस तरीके से आपकी ये जो अर्थव्यवस्था है बहुत पहले से ही भूमंडलीकृत है, यानी आज ही भूमंडलीकरण उसका नहीं हुआ है। ठीक, फिर हमारे पास एक और उदाहरण है रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग आप लोग ने सबने सुना होगा। रेशम मार्ग से कितना ज़्यादा व्यापार होता था और चीन में जो बहुत ज़्यादा रेशम उत्पादित होता था, वहाँ से रेशम विभिन्न मार्गों के माध्यम से यूरोप तक पहुँचाया जाता था। हमारे यहाँ से भारत के केरल राज्य से मसाले कहाँ पहुँचाए जाते थे, यूरोप पहुँचाए जाते थे। तो इस वजह से भूमंडलीकरण आज नहीं हुआ है, बहुत पहले समय से भूमंडलीकरण हो गया है। एक देश से दूसरे देश सामान का आदान प्रदान होना, चीज़ों का आयात निर्यात होना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है, या व्यापार अधिशेष की परिभाषा दीजिए। और भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त होता था। ठीक, दो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है व्यापार अधिशेष की परिभाषा दीजिए, एक यह प्रश्न है। दूसरा इसी में एक और प्रश्न पूछा गया है कि भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त होता था। तो सबसे पहले तो परिभाषा ही देख लेते हैं, व्यापार अधिशेष क्या होता है। तो व्यापार अधिशेष, देखिए व्यापार अधिशेष होता है जब हम अगर अपने बारे में बात करें, अपने देश के बारे में बात करें, जब हम निर्यात ज़्यादा करें किसी दूसरे देश को किंतु उससे आयात कम करें। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चाइना को कुछ सामान भेज रहे हैं, चीन को हम कुछ सामान भेज रहे हैं, खाना मतलब जैसे हम अनाज भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, दाल भेज रहे हैं, चीन को हम ये सारे चीज़ें भेज रहे हैं। जब भेजते हैं, आप निर्यातित कर रहे हैं चीन को, उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मतलब डॉलर मिलेगा, करेंसी जो आपकी मुद्रा है डॉलर मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ चीन भी हमसे कुछ सामान, ये हम उसे निर्यात कर रहे हैं, लेकिन हम चीन से कुछ सामान हम भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ चीनी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके, जैसे कि फ़ोन हो गया, टीवी हो गई, ये सब हम किससे आयात कर रहे हैं, चीन से। तो जब कभी भी निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, निर्यात ज़्यादा और आयात कम हो, तब ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष कहते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें फ़ायदा होता है उस देश का जिसका निर्यात ज़्यादा होता है। तो व्यापार अधिशेष एक ऐसी स्थिति है जिसमें निर्यात अधिक होता है किंतु आयात कम होता है। निर्यात जब हम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, हमें उसकी कीमत मिलती है सामान की, और जब आयात करते हैं तो हमें सामान के बदले पैसे देने पड़ते हैं। जब हम पैसे कमाएं ज़्यादा और खर्च कम करें, ठीक है, जब हम चीज़ें जो मंगा रहे हैं या बेच रहे हैं उसमें जब हम पैसे कमाएं ज़्यादा खर्च कम करें, तब ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं व्यापार अधिशेष। ठीक है, अब देख लो इसकी परिभाषा। व्यापार अधिशेष के अंतर्गत निर्यात की कीमत आयात से अधिक होती है, निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है। अब ये तो हो गया पहला उत्तर हमारा। दूसरा पूछ रहा है भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त होता था। कह रहे हैं कि जब ब्रिटेन यहाँ पर हमारी उपनिवेश थे हम ब्रिटेन के, जब ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था तो वह भारत से व्यापार अधिशेष करता था, मतलब निर्यात ज़्यादा करता था और आयात कम करता था।
ठीक है, कैसे देखो, जब ब्रिटेन में भारत से खनिज संपदा और खाद्यान्न भेजा जाता था, हमारे यहाँ से क्या लेकर के जाते थे, वो कच्चा माल लेकर जाते थे, ठीक है, खनिज संपदा लेकर जाते थे, खाद्यान्न खाने पीने का सामान लेके जाते थे, कच्चा माल लेके जाते थे, जैसे कपास लेके जाते थे, लेकिन वहाँ पे औद्योगिक क्रांति सी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। बनता कहाँ पे था, उनके यहाँ बनता था, बनता वहाँ पे था, प्रोडक्शन उत्पादन वहाँ पे होता था कपड़े का, और बना हुआ कपड़ा हमारे यहाँ आता था, ठीक, और वो हमारे यहाँ वो लोग क्या करते थे, बेचते थे। जैसे क्या चीज़ महंगी होगी, कपास महंगा होगा, रुई महंगी होती है, या कपड़ा बना हुआ महंगा होता है, कपड़ा बना हुआ महंगा होता है, तो ये लोग 10 रुपये किलो की जो रुई है वो लेकर के चले जाते थे, 10 भी ज़्यादा हो गया, 1 रुपये किलो की जो रुई होती थी, कपास यहाँ से लेके जाते थे, और वहाँ से बनी हुई शर्ट, बनी हुई पैंट लेकर के यहाँ पर आते थे, और हमारे यहाँ मार्केट में, हमारे यहाँ बाज़ार में लगभग 60 70 रुपए की बेचा करते थे, ठीक है। मैं ये उदाहरण दे रही हूँ, मूल्य ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक, लेकिन बस आपको समझाने के लिए है कि हमारे यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे जो बड़ा सस्ता होता था, और जो वहाँ से फाइन प्रोडक्ट बना के, या शर्ट या फिर पैंट या फिर जो भी सामान बना के भेजते थे, वो भारतीय बाजार में बड़ा महंगा बिकता था, ठीक है। तो हम निर्यात तो वो लोग हमसे ज़्यादा पैसों का कर ले रहे हैं, ठीक, लेकिन हमसे आयात वो लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन के मामले में बात कर रहे हैं, ब्रिटेन जो आयात कर रहा है चीज़, जो चीज़ खरीद रहा है वह कम पैसों में खरीद रहा है भारत से, लेकिन जो चीज़ भारत को बेच रहा है वह ज़्यादा पैसों में बेच रहा है। इसलिए हमेशा ब्रिटेन किस स्थिति में रहता था, व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था भारत के साथ में, ठीक। समझ में आ गई ये सारी चीज़ें, सारे प्रश्न समझ में आए आपको। चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा, यह है आपका 6 नंबर का, 3 नंबर का है ये प्रश्न, 3 अंक का, ठीक, 3 अंक का प्रश्न है। पूछा गया है, अब पूछा गया है 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बताया था मैंने महामंदी क्या होती है। महामंदी होती है आपकी जो भी मूल्य हैं, वस्तुओं के जो मूल्य हैं वह गिर जाना, उनका कम हो जाना आपका कहलाता है महामंदी। अब पूछ रहे हैं 1929 की महामंदी पर का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, जो 1929 की महामंदी थी इसका प्रभाव पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। बिल्कुल सही बात है, क्यों प्रभावित करेगा भारतीय व्यापार को, महामंदी ने क्यों प्रभावित किया। भाई भारत में भी क्या होता था, गेहूं का उत्पादन होता था, पटसन का उत्पादन होता था, जूट का उत्पादन होता था। यह उत्पादित होने के बाद में कहाँ भेजा जाता था, विदेशों में भेजा जाता था। विदेशों में इसका क्या होता था, निर्यात होता था। जब मंदी आ गई यानी कि उसके जो मूल्य थे गेहूं के, पटसन के, कपास के, सबके मूल्य क्या हो गए, विदेशी बाजार में कम हो गए। तो अब किसान की जितनी लागत लगी थी गेहूं को उपजाने में, किसी भी फसल को उपजाने में क्या लगती है, लागत लगती है, पैसा लगता है। भाई किसान मेहनत भी करता है, बीज भी डालता है, जो कटाई में या फिर उसका बीज निकालने में आप लोगों को पता ही होगा क्या लगती है, लेबर लगती है, मजदूर लगाने पड़ते हैं, खाद पानी ये सारी चीज़ें लगती हैं, मेहनत भी लगती है, तो उसकी कुछ लागत लगती है। अब उसकी लागत लगी मान लीजिए 4 रुपये, अब बाज़ार में उसका मूल्य हो गया 2 रुपये। क्यों, मंदी की वजह से। तो इस वजह से जब उसे अपनी लागत मूल्य के ही पैसे नहीं मिले तो किसान का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वही होगा,
महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। महामंदी की वजह से जो चीज़ें आयातित हो रही थी, जो चीज़ें निर्यातित हो रही थी, अब वो घट कर के आधी रह गई। क्यों? क्योंकि भैया सामान ही इतना ज़्यादा है, वस्तुएं इतनी ज़्यादा आ गई हैं, पूरे बाज़ार में मंदी है, कोई उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मंदी कब आती है? जब सामान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी मांग नहीं होती। जब लोगों के पास में मांग ही नहीं है, वो सामान खरीदने जा ही नहीं रहे बाज़ार, तो क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है। तो मंदी आ गई, इस वजह से आयात निर्यात घट कर के आधा रह गया। 1928 से 1934 के बीच ये मंदी आई थी आपकी 1929 में, और ये रही लगभग 1939 तक, 1939 तक रहती है ये मंदी। लगभग इसका प्रभाव 10 साल रहता है, ठीक है। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है फिर इस मंदी का प्रभाव हटने लगता है, ठीक। दूसरा और क्या प्रभाव हुआ? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। अब गेहूं की कीमत गिर गई है, मैंने बताया आपको, गेहूं की कीमत गिर गई तो अब किसान की लागत भी नहीं निकलेगी, ठीक है। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, उन्हें तो नुकसान होगा ही, क्योंकि किसान ने अपनी लागत लगा के, अपना पैसा लगा के अनाज उपजाया और अब उसकी लागत ही नहीं मिल रही, ठीक है। उसने उधार भी लिया होगा बीज खरीदने के लिए किसी से। जब बीज खरीदने के लिए उसने उधार लिया, किस बात को कह के लिया होगा उधार? कि भैया जैसे ही फसल बिक जाएगी हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। अब क्या हुआ? फसल ही नहीं बिक पा रही है। फसल नहीं बिक पा रही है किस वजह से? मंदी की वजह से। या बिक रही है तो बहुत कम दामों पे बिक रही है। उसने सोचा था फसल बिक के 20,000 रुपये आएंगे और आ रहे हैं 10,000 ही रुपये, तो कर्ज कैसे चुकाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन एक और हो गया, सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने भाई किसानों की तो लागत के हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, मंदी की वजह से वैसे ही उनका बेकार काम हुआ है। 20,000 रुपये लगे थे, अब मिल 10,000 रुपये ही रहे हैं, तो पहले ही उनको हानि हो रही थी। ऊपर से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कहा कि किसानों पर जो कर लगता है, किसानों को जो टैक्स देना पड़ता है, जो कर देना पड़ता है, हम माफ़ नहीं करेंगे। तो वैसे ही किसानों के पास में पैसा नहीं था, अब और कर की मार उन पर आ गई। पहले ही कर्जे में डूबे हुए थे और कर और उन्हें भरना पड़े, ठीक है। तो उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, जैसे जो नील उपजाते थे, जो लोग नील की खेती करते थे। हम लोगों ने देखा था पिछले अध्याय में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नील की खेती की जाती थी। अब नील की खेती बहुत ज़्यादा हो गई, मंदी आ गई, अब नील वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही। जब पहुँच नहीं पा रही, उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे। अब नील का क्या करेंगे वो? यहाँ पर उसका कोई काम तो है नहीं, खाने की कोई वो चीज़ है नहीं कि वो उसे खा के अपना गुजर बसर कर लें। उनकी तो वो चीज़ क्या हो गई? खराब हो गई। तो ऐसे किसानों को और ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आई। टाट जो होता है, टाट पट्टी पटसन की बनती है, वो एक बैठने की, जो आप लोगों ने देखी होगी, फर्श जिसे हम कहते हैं बैठने वाली, तो पटसन से बनती थी। अब विदेशों में ही जाकर बनती थी, फैक्ट्री लगी हुई थी विदेशों में। अब उसमें क्या हुआ? जिन लोगों ने उपजा लिया वो कीमतें गिर गईं, उसका निर्यात बंद हो गया, उनका तो नुकसान हो गया। अब उनका पटसन पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है, अगर खरीद भी रहा है तो बहुत कम दामों पे खरीद रहा है। उनका नुकसान हुआ, उनकी हानि हुई, सबसे ज़्यादा उन्हें हानि हुई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत
कि भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। अब भाई भारत क्या करे, भारत के लोग क्या करें, पैसे तो चाहिए ना कहीं से। कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, कर्ज की मार भी पड़ रही है। आप कर्ज भी कम नहीं कर रहे हो, इधर वस्तुओं की मांग भी कम हो गई है, उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया है, कीमत कम हो गई है। तो फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने अपने यहाँ से सोने चांदी जो भी धातुएं थी उनका निर्यात शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ जो भी सोना वगैरह था वो अब कहाँ जाने लगा, विदेशों में जाने लगा। ठीक, नेक्स्ट इसके हिसाब से और क्या हुआ, 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल सही बात है, जो गांव का किसान होगा उसे पैसे नहीं मिलेंगे, कर्ज की मार पड़ जाएगी, ज़मींदार रोज़ उसके यहाँ पर आकर तगादा करेगा कि हमारे पैसे कब दोगे। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर तो एक विद्रोह भी आएगा पहली बात, और उसकी स्थिति बहुत ख़राब भी होगी। तो जो ग्रामीण भारत था उसमें भारी असंतोष फैलता है इसी वजह से। ठीक है, यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। शहरी लोग कोई दिक्कत नहीं थी, ब्रिटेन की सरकार में जो नौकरियां कर रहे थे या जो शहर में रह रहे थे उन्हें क्या दिक्कत है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो किसान वर्ग था, जो काश्तकार थे, जो शिल्पकारी करते थे, उन लोगों के धंधे तो चौपट हुए और उन्हें समस्या हुई। कीमतें गिरती जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। वही जिनकी नौकरी होगी उनकी आय निश्चित होगी, तो उनकी स्थिति सही रहती है। ठीक है, तो महामंदी के अगर भारत पर प्रभाव की हम बात करें तो एक तो पहली बात ये हुई कि जो आयात निर्यात था वह घट गया। दूसरी, जो बहुमूल्य वस्तुएं थीं या बहुमूल्य धातुएं थीं जैसे सोना आदि, यह निर्यात होने लगी भारत से। तीसरा, जो किसान थे उनकी लागत के अनुसार उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे अपने उत्पादन के। और चौथा, ब्रिटेन की सरकार ने कर भी कम नहीं किया जिसकी वजह से उन पर दोहरी मार पड़ रही थी। पांचवा ये हुआ कि इस वजह से ग्रामीण जो स्थिति थी, ग्रामीण परिवेश में कई सामाजिक समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिखाई देने लगी। तो कुल मिलाकर के भारत पर महामंदी का यह प्रभाव पड़ा। ठीक है।